नमस्कार दोस्तों, एमनेंट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम युधिष्ठिर सिंह राठौड़ है और मैं लेके आ गया हूँ एक नया लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे उत्तर मौर्यन काल को। इससे पहले के जो लेक्चर थे उसमें हमने मौर्य काल को कंप्लीट कर दिया था। आज से हम उत्तर मौर्य काल में क्या क्या राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास हुए उन सभी को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे लेक्चर की कंप्लीट पीडीएफ आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं मौर्योत्तर काल को। तो मौर्योत्तर काल का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 185 बीसी से 319 एडी तक रहा था। 185 बीसी में मौर्य काल का जो है वो पतन हो जाता है। उसके बाद में ही सुंग डायनेस्टी यहाँ पे आ जाती है और यहाँ से है जो मौर्योत्तर काल का प्रारंभ होता है। उसके बाद में 319 एडी तक जो है वो मौर्योत्तर काल चलता है। उसके बाद में गुप्त पीरियड आ जाता है। यदि मैप में एक बार देख लिया जाए तो ये साउथ इंडिया का मैप है। उसमें जो सुंग डायनेस्टी थी, सबसे पहले जो सुंग डायनेस्टी आई थी वो मौर्य वंश के सबसे अंतिम शासक बृहदत्त, उसकी जो हत्या है पुष्यमित्र सुंग ने कर दी थी और वहाँ पर मगध पर अपना अधिकार कर लिया था। तो ऐसे करके सुंग डायनेस्टी जो है वो मगध पर आई थी। उसके बाद में सुंग डायनेस्टी के जो शासक थे उसकी हत्या करके उस पर आधिपत्य कर लिया था कर्ण वंश ने। तो उसके बाद में जो है कर्ण डायनेस्टी वहाँ पे मगध पर आ गई थी। जो सुंग और कर्ण डायनेस्टी है दोनों ही वहाँ पे मगध में आ गई थी। ये जितनी भी डायनेस्टी है लगभग पैरेलली चली थी। उसके बाद में आगे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश जो है वो साउथ इंडिया में थे। अपने जो दक्कन का प्लेटो है उसके आसपास के रीजन में सातवाहन वंश थे। उसके बाद में इंडो ग्रीक हमारे ऊपर जो है मध्य एशियाई आक्रमण हुए, यूनानी आक्रमण हुए। उसमें से जो इंडो ग्रीक आक्रमण था वो आकर अपने जो उत्तर पूर्व पश्चिमी जो भाग है वहाँ पर उन्होंने आकर अपना रूल स्थापित किया। तो ऐसे इंडो ग्रीक आ गए। उसके बाद में शकों ने अपने यहाँ पे, ये भी मध्य एशिया से आए थे और यहाँ पर अपने आक्रमण किया और यहाँ पे रूल करने लग गए। तो उसके बाद में शक आ गए। उसके बाद में कुषाण आ गए। कुषाण भी चाइना से होते हुए भारत पर अटैक किया था और यहाँ पर अपनी डायनेस्टी स्थापित कर दी। और कुषाणों में एक महान शासक हुआ था कनिष्क। तो ऐसे करके इन्होंने अपने रूल में ला गए। उसके बाद में हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में इसके पैरेलल एक संगम काल चलता है जिसमें 3 डायनेस्टी है, जिसके बीच में त्रिपार्टी संघर्ष चलता रहता है और एक दूसरे पर अपनी पावर जमाने के चक्कर में स्ट्रगल इनके बीच में चलता रहा। तो उसमें चेर डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी और पांड्य डायनेस्टी, तो इन सभी को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं सुंग वंश को। बाण भट्ट की हरचरित्र के अनुसार पुष्यमित्र सुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर दी थी और इसके साथ ही जो है वो सुंग डायनेस्टी सत्ता में आ जाती है। सुंग डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 185 बीसी से 75 बीसी के आसपास रहा था। जब बृहदत्त का जो सैनिक अभियान था उसके निरीक्षण के दौरान ही जो है पुष्यमित्र सुंग ने इस बृहदत्त की हत्या कर दी थी और उसके बाद में स्वयं को एक नए राजवंश के रूप में स्थापित कर दिया था। अब इसके सबसे पहले जो शासक थे उनकी बात करते हैं। तो उनके सबसे पहले जो शासक हुए थे वो पुष्यमित्र सुंग हुए थे। पुष्यमित्र सुंग जो है वो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं क्योंकि इन्होंने जो है उस समय जो मौर्योत्तर काल का जो टाइम पीरियड है उसमें शासकों की जो सत्ता है, राज सत्ता है, गौरव है, वो गिर रहा था और उसको वापस पुनर्स्थापित करने का जो काम है वो पुष्यमित्र सुंग ने किया था। इन्होंने अपनी सेना और बुद्धि के बल पर पुनः अपनी जो है राजनीतिक एकता स्थापित की थी। बौद्ध साहित्य के अनुसार पुष्यमित्र सुंग जो है वो बौद्ध धर्म के दुश्मन है क्योंकि उस समय जो है उन्होंने 84,000 जो स्तूप थे, बौद्ध साहित्य के जो स्तूप थे उनको तुड़वा दिया था और उन्होंने पाटलिपुत्र के जो कुकुट विहार है
उसको तोड़ने का असफल प्रयास किया था। तो ऐसा माना जाता है कि जो पुष्यमित्र शुंग है वो हिंदू वंश, जो हिंदू धर्म है, उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रयास किए थे। और उस समय जो बहुत लार्ज स्केल में बौद्ध धर्म फैल रहा था उसको दबाने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। इसलिए पुष्यमित्र शुंग को हिंदू राजा कहा जाता है। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कोई भी कार्य नहीं किए थे। हालांकि एक दो विहार का निर्माण उस समय हुआ था, फिर भी उनको एज ए हिंदू राजा के रूप में ही उनको नवाजा जाता है। अब बात करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था। तो उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन कराया था और उस अश्वमेध यज्ञ में जो पुरोहित थे उनका नाम था पतंजलि। पतंजलि से तो आप वाकिफ भी होंगे, आप इनको जानते ही हैं, क्योंकि उनकी जो है योग सूत्र में और योग दर्शन में इनकी काफ़ी नाम है। इसके अलावा जो संस्कृत में इनका अच्छा सा नाम है। तो पतंजलि की जो पुस्तकें हैं वो है योग दर्शन, योग सूत्र और महाभाष्य। ये जो महाभाष्य है वो पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है उस पर टीका लिखा गया, शॉर्ट नोट्स उस पर लिखे गए हैं। तो ये जो 3 पुस्तकें हैं, योग दर्शन, योग सूत्र और महाभाष्य, ये तीनों जो है पतंजलि की पुस्तकें हैं। अश्वमेध यज्ञ की जानकारी अयोध्या के अभिलेख से मिलती है। अयोध्या जो साकेत जिसका पहले नाम था और उसके बाद में उसका नाम अयोध्या पड़ गया। तो कौशल राज्य जो था, कौशल जो महाजनपद था, उसकी जो राजधानी थी वो साकेत थी और उसका बाद में नाम अयोध्या पड़ गया था। वहाँ से हमें एक अभिलेख मिलता है, उससे हमें पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। और कालिदास जी जो महान राइटर हुए थे उनकी पुस्तक है मालविका अग्निमित्रम से भी हमें क्या है पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञों की जानकारी मिलती है। ये जो अग्निमित्र है, अग्निमित्र जो पुष्यमित्र के पुत्र थे, उसकी कहानी मालविका और अग्निमित्र की कहानी इस मालविका अग्निमित्र में दे रखी है। तो उससे भी हमें अश्वमेध यज्ञों की जानकारी मिलती है। शुंग वंश के समय इंडो ग्रीक जो यवन थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। और इस आक्रमण की जानकारी हमें कौन कौन देते हैं। तो कालिदास जी की जो पुस्तक है मालविका अग्निमित्रम, उससे भी हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो पतंजलि उन समय उनके पुरोहित थे, उनके जो महाभाष्य है, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी पर जो टीका है, उससे भी मिलती है। इसके अलावा गार्गी संहिता से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। गार्गी संहिता में वैसे तो उल्लेख ज्योतिष शास्त्र का कर रखा है, क्योंकि इसका जो कंप्लीट विषय है वो ज्योतिष शास्त्र पर ही है। लेकिन जो यवनों का जो आक्रमण हुआ था उसके बारे में भी जानकारी हमें गार्गी संहिता देती है। उसके बाद में जो अगले जो शासक हुए थे वो काफ़ी कमज़ोर हुए थे। उन्होंने इतना सत्ता पे अपना आधिपत्य स्थापित नहीं किया था, क्योंकि शुंग पुष्यमित्र के बाद में उसके पुत्र अग्निमित्र हुए थे। अग्निमित्र भी कोई इतने महान शासक हुए नहीं थे। उनका जो ध्यान था वो भोग विलासिताओं में अधिक था। उसके बाद में भी बहुत कमज़ोर शासक हुए थे। फिर जो अगले 9वें शासक है वो हुए थे बाघभद्र। 9वें शासक थे बाघभद्र। इनके दरबार में यूनानी दूत आया था हेलियोडोरस। ये यूनानी जो दूत था हेलियोडोरस, इसने भागवत धर्म स्वीकार कर दिया था और भागवत की उपाधि भी धारण की थी। इसके अलावा विदिशा के जो बेस नगर है उसमें इन्होंने गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया था। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक विदेशी होते हुए भी इन्होंने एक भागवत धर्म स्वीकार किया था और विदिशा का जो बेस नगर है वहाँ पे इन्होंने गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया था। अब अगले जो शासक हैं वो है देवभूति। देवभूति इस वंश के अंतिम शासक है। जब वासुदेव कर्ण जो थे इनके सेनापति थे, इन्होंने इनकी हत्या कर दी और इस वंश को समाप्त कर दिया। इस वंश की जो राजधानी थी वो थी विदिशा। देवभूति की मृत्यु के बाद ही मगध से है जो शुंग वंश की प्रभुत्व खत्म हो गया था, कर्ण वंश आ गया था। फिर भी जो शुंग वंश है वो कंप्लीटली समाप्त नहीं हुआ था। जब आंध्र सातवाहनों का उदय हुआ था तब तक भी शुंग वंश जो है वो अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा था। फिर भी है जो मगध पर कर्ण वंश का अधिकार हो गया था। अब बात करते हैं अगली जो डायनेस्टी है वो है कर्ण डायनेस्टी। इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 75 BC से
30 BC के आसपास रहा था। इनके जो संस्थापक थे वो वासुदेव कर्ण थे। वासुदेव कर्ण ने देवभूति की हत्या कर दी थी। उसके बाद में जो इन्होंने है कर्ण वंश की स्थापना कर दी थी। जैसे ही शुंग वंश समाप्त हुआ और थोड़े समय के लिए जो सत्ता है वो कण्वों के हाथ में आ गई थी और 75 BC में जो है कर्ण ने यहाँ पर शासन करना प्रारंभ कर दिया था। ज़्यादा लंबा समय तक नहीं चला था क्योंकि इस समय जो है वो इतने महान शासक हुए नहीं थे कर्ण डायनेस्टी में, इसलिए ये जो है कम समय तक ही चला था। कर्ण जो है उनके जो राजनीतिक इतिहास है उनके विषय में हमें स्पष्ट जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन पुराणों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि जो कर्ण वंश है वो ब्राह्मण शासकों ने सिर्फ जो है 45 वर्षों तक शासन किया था और इस अवधि के अंतर्गत 4 राजा हुए थे और वो भी जो है नाममात्र के शासक थे। पुराणों के अनुसार कर्ण वंश के जो शासक है उनके नाम सबसे पहले जो थे वो थे वासुदेव कर्ण, उसके बाद में थे भूमिमित्र, उसके बाद में आते हैं नारायण और उसके बाद में आते हैं सुशर्मा जो अंतिम शासक थे। उसके साथ ही जो है वो कर्ण डायनेस्टी समाप्त हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट डायनेस्टी की तरफ। अब साउथ में आ जाते हैं। साउथ में सबसे पहले जो है वो सातवाहन वंश। इनका जो टाइम पीरियड है लगभग 300 वर्षों के तक रहा था। 300 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। अनेक प्राचीन राजवंशों की तरह सातवाहनों की उत्पत्ति में भी काफ़ी विवाद है। सातवाहनों की जो शक्ति का केंद्र है वो महाराष्ट्र में स्थान था, प्रतिष्ठान, वह ये प्रमुख केंद्र था। ये जो है एक व्यापारिक नगर था। ऐसा माना जाता है कि जो सातवाहनों का उद्गम है वो आंध्र प्रदेश में हुआ था, परंतु बाद में गोदावरी नदी के तट के साथ साथ बढ़ते बढ़ते हुए पश्चिम में केंद्रित हो गए। मौर्य साम्राज्य के पतन का लाभ उठाकर उन्होंने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की, इसलिए आंध्र सातवाहन के नाम से वो विख्यात हुए। उनमें जो पहले जो शासक थे वो थे शिमुख। उनके बारे में हमें कुछ ज़्यादा विशेष जानकारी मिलती नहीं है। उसके बाद में जो शासक हुए थे वो हुए थे सातकर्णी। उसके बाद में शासक तो हुए थे कृष्ण, लेकिन वो इतने ज़्यादा प्रभावी रहे नहीं थे, इसलिए जो बात करते हैं हम सातकर्णी की। सातकर्णी प्रथम नाम है इनका। ये इस वंश के पहले महत्वपूर्ण शासक है जिनकी जानकारी हमें नागनिका या के जो नानाघाट अभिलेख है वहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। अगले जो शासक है वो है हाल। ये इस वंश के 17वें शासक है। उसके बीच में जो भी शासक हुए थे उनकी पराकाष्ठा इतनी अच्छी रही नहीं थी, वो इतने शक्तिशाली हुए नहीं थे, या फिर उस समय जो है काफ़ी ह्रास भी हुआ था इनकी शक्ति का। और फिर बाद में जो शासक आते हैं वो हाल आते हैं 17वें शासक, और उन्होंने वापस सातवाहन वंश की बागडोर संभाली। ये एक विद्वान शासक थे। इनकी पुस्तक का नाम था गाथा सप्तशती। इसमें 700 प्रेम कहानियों का बखान कर रखा है, तो ये काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे। इनके दरबार में कुछ दरबारी विद्वान भी थे। उनके नाम थे सर्ववर्मन। सर्ववर्मन जो है वो व्याकरण के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी कातंत्र। कातंत्र में पूरी व्याकरण से संबंधित जानकारी इसमें दे रखी है। इसके अलावा अगले जो दरबारी विद्वान हैं वो है गुणाद्य। गुणाद्य ने अपनी पुस्तक लिखी व्रत कथा, और व्रत कथा पर कालांतर में क्षेमेंद्र और सोमदेव ने अपनी अपनी रचनाएं लिखी। उसमें से क्षेमेंद्र ने जो लिखी वो थी व्रत कथा मंजरी, और सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की। ये दोनों रचनाएं जो है वो गुणाद्य के व्रत कथा पर की गई है। हाल के जो सेनापति थे जिनका नाम था विजयलय। विजयलय ने क्या है श्रीलंका पर आक्रमण किया था और वहाँ पर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की। इसके अलावा जो हाल ने श्रीलंका के जो राजकुमारी थी लीलावती, उनसे भी इन्होंने शादी की थी। और विजयलय क्या है धीरे धीरे पावर में आए और उन्होंने फिर अलग ही अपना एक स्थापित कर दिया था शासन। वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं इस वंश के अगले महान शासक की। वो हुए थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। इनका जो टाइम पीरियड था वो लगभग 106 से
130 एडी तक रहा था। ये जो है इस वंश के 23वें शासक थे और इस वंश के सबसे महान जो शासक थे वो थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। इनकी बहुत सारी उपाधियाँ थी, जैसे कि अद्वितीय ब्राह्मण, आगमन निलय, वेणुकटक और त्रिसमुद्र तोय पितावाहन, जिसका मतलब होता है कि जिसके घोड़े जो है वो 3 समुद्र का पानी पीते हैं। अर्थात इसमें ये बताया गया है कि इनकी प्रतिष्ठा इतनी थी, इतना साम्राज्य विस्तारित था कि इनके जो घोड़े हैं वो 3 समुद्रों का जो है वो पानी पीते थे। क्योंकि ये जो साउथ है, साउथ में पूरा ये साउथ है, इसके अलावा इधर भी जो अरब सागर है, इसके अलावा इधर जो है वो बंगाल की खाड़ी है और साउथ में जो है ये हिंद महासागर श्रीलंका वाला रीजन। तो ऐसे करके वो कंप्लीट जो रीजन था वो इनके अधिकार में था, इसलिए इनके लिए कहा जाता है कि वो 3 समुद्र का जो है वो पानी पीते थे। इनके अलावा इनकी और उपाधियाँ थी, जैसे कि वेदों का आश्रयदाता, राजा राज, विंध्य नरेश आदि क्या है इनकी उपाधियाँ थी। इन्होंने वैदिक मार्ग एवं वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित किया था। इसने जो है वो शक शासक नहपान को पराजित किया था और नहपान के जो सिक्के थे, चांदी के जो सिक्के थे, उन पर स्वयं का नाम लिखवाया था। इसके अलावा नासिक का जो बौद्ध संघ था उसको अजकालकीय गांव दिया था और जो कार्ले का जो बौद्ध संघ था उसको करजक गांव प्रदान किए थे। इसके अलावा इन्होंने जो है वेणुकटक नामक जो कस्बा है वो इन्होंने बसाया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी की जो जानकारी है वो हमें गौतमी बलश्री के जो नासिक प्रशस्ति है वहाँ से ये जानकारी मिलती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि नासिक प्रशस्ति से हमें किसकी जानकारी मिलती है। तो नासिक प्रशस्ति से हमें जो है वो गौतमी पुत्र सातकर्णी की जानकारी मिलती है और ये किसके द्वारा लिखवाया गया है, तो ये गौतमी बलश्री के द्वारा जो है वो लिखवाया गया है। अगले जो शासक हैं वो है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। ये भी एक महान शासक हुए थे, लेकिन जो सबसे महान जो शासक हुए थे वो तो गौतमी पुत्र सातकर्णी हुए थे, लेकिन उसके बाद में भी इनका भी नाम आता है। ये इस वंश के जो है 24वें शासक थे। पुराणों में इनको पुलोमा कहा गया है। ये प्रथम शासक थे जिनके अभिलेख हमें आंध्र प्रदेश से मिलते हैं। बाकी इनको आंध्र सातवाहन तो कहा जाता है, लेकिन उनके जो अभिलेख हैं हमें आंध्र प्रदेश से नहीं मिलते हैं। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी एकमात्र ऐसे प्रथम शासक हैं जिनके जो अभिलेख हैं हमें आंध्र प्रदेश से मिलते हैं। इनके जो अभिलेख है इनमें इनको दक्षिण पथेश्वर या दक्षिण पथ स्वामी भी इनको कहा गया है। शासक हुए थे रुद्रदामन। रुद्रदामन से ये जो है 2 बार पराजित हुए और जब 2 बार पराजित हो गए तो उनको लग गया कि अब इनसे पार पड़ने वाली है नहीं, रुद्रदामन से जीत सकते नहीं हैं, तो इनसे संबंध स्थापित किए जाए। इसलिए इन्होंने क्या है रुद्रदामन की पुत्री से विवाह कर लिया था और अपनी स्थिति को इन्होंने क्या है मजबूत कर लिया था। इन्होंने एक नगर की स्थापना की, उनका नाम था नवनगर। तो इस नवनगर शहर को इन्होंने स्थापित करवाया था। अब अगले जो शासक हैं वो है यज्ञश्री सातकर्णी। इस वंश के अंतिम शासक और महत्वपूर्ण शासक हुए थे। इनके सिक्कों पर हमें जहाज के चित्र मिलते हैं। जहाज के अलावा इनके सिक्कों पर हमें मछली, नाव, शंख आदि के चित्र हमें मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इनकी समुद्री व्यापार में अत्यधिक रुचि थी। अब सातवाहनों ने भारत पर शासन किया, उनकी क्या विशेषताएं थी, तो उन विशेषताओं को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है सबसे बड़ी जो बात है वो है मात्र सत्तात्मक समाज था। कैसे पता चलता है कि ये मात्र सत्तात्मक समाज था? तो सभी जो राजा थे वो अपनी माता का नाम या माता का जो गोत्र होता था वो अपने नाम के आगे लगाते थे। तो इससे जो है पता चलता है कि मात्र सत्तात्मक समाज था, माता इसमें प्रमुख होती थी।
प्राकृत भाषा का प्रचलन इन्होंने स्थापित किया कि प्राकृत भाषा इनके समय बहुत ज़्यादा फैल गई थी। इनकी जो राजधानी थी वो महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान, पैठण उनको भी कहते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो थी वो राजधानी थी। पुराणों में इन्हें आंध्र भारतीय कहा गया है, पुराणों में इन्हें आंध्र भारतीय कहा गया है। इसके अलावा शीशे व प्रोटीन के सिक्के भी उस समय बनाए जाते थे, और शीशे और प्रोटीन के सिक्के हमें मिलते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, क्योंकि कई जो शासक हैं वो सोने के सिक्के चलाते हैं, कोई चांदी के सिक्के चलाते हैं, कोई तांबे के चलाते हैं, लेकिन इस समय जो है वो शीशे व प्रोटीन के सिक्के चलाए गए। इनके बड़ी मात्रा में हमें अभिलेख भी मिलते हैं। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि का अनुदान देना इन्होंने ही प्रारंभ किया, और उसके बाद में सामंती प्रथा आरंभ हो गई थी कि जैसे ही ब्राह्मणों को भूमि का अनुदान देने लग गए। इसके अलावा जो भी सामंत थे, सामंत प्रथा जो है वो यहीं से प्रारंभ हुई थी। तो ये था कंप्लीट सातवां वंश। तो अभी हमने मौर्योत्तर काल के 3 वंश पढ़ लिए, शुंग, कण्व और सातवाहन। उससे आगे के जो इंडो ग्रीक, कुषाण और शक जो है वो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ इस लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।